नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 7 अगस्त को मणिशंकर अय्यर ने एक एजेंसी से इंटरव्यू में ये कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और जो उसकी पृष्ठभूमि थी, वो और जो भारत में हालात हैं, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, वो सेम हैं। मणिशंकर अय्यर ने 2013-14 में भी एक बयान दिया था, ये चाय वाला है, लिख कर ले लो। 21वीं सदी में भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और तालकटोरा स्टेडियम के आसपास कहीं चाय की दुकान खोलनी हो, तो उसके लिए हम जगह उपलब्ध करा सकते हैं। उस समय जब ये बयान दिया गया था, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और ये केंद्र में मंत्री थे। मतलब दिमाग काफ़ी चढ़े हुए थे, हवा काफ़ी लगी हुई थी, तो गलतफ़हमी के शिकार थे। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बने, एक बार नहीं 2 बार और अब तीसरी बार। और मणिशंकर अय्यर कुएं के मेंढक की तरह कभी-कभी टर-टर बोलने की आदत से लाचार है। ताजा बयान जो वायरल हुआ, वो बांग्लादेश की हिंसा को लेकर के है। जो तख्ता पलटा गया है शेख हसीना का, उसको लेकर के है। और ये ख्वाब देख रहे हैं कि साहब भारत में भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने जो इंटरव्यू में मेन-मेन बातें कही हैं, ज़रा उस पर गौर फरमाइए। इन्होंने एक तो बांग्लादेश और भारत की स्थितियों, परिस्थितियों की तुलना की है। दूसरे इन्होंने कहा कि ईवीएम हैकिंग की चर्चाएँ भी चलती ही रहती हैं। ये भी लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ स्वतंत्र और तटस्थ चुनाव नहीं हो रहे हैं। और वहाँ भी जो जनवरी 2024 में चुनाव हुए थे, तो विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया था चुनाव का। हमारे यहाँ विरोधी दल बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, पर जिस तरह से चुनाव ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर भी, ईवीएम पर भी बहुत सारे सवाल हैं, जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। और ये कहते हैं कि कुछ चिंताएँ हैं, कुछ संदेह हैं। ये भी कहते हैं कि 79 सीटें ऐसी हैं, जहां जिस दिन मतदान खत्म हुआ, उस दिन के जो आंकड़े थे कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ और बाद में जो जारी किए गए, उसमें बड़ा अंतर था, यानी गड़बड़ी की आशंका। और जैसी आशंकाएं चुनाव के आयोजन को लेकर के, प्रबंधन को लेकर के बांग्लादेश में व्यक्त की गई थी, ऐसी ही आशंकाएं यहां भी हैं। फिर ये कहते हैं कि साहब हम विकसित भारत की बात तो कर रहे हैं, पर क्या वो स्वतंत्र भारत होगा और लोकतांत्रिक भारत होगा? ये मणिशंकर अय्यर का इंटरव्यू जो 7 अगस्त का था और वो 8 अगस्त को वायरल हुआ, लोगों के सामने आया। कांग्रेस के एक और नेता हैं और इनका नाम है सज्जन वर्मा। और इन्होंने तो सीधे-सीधे कहा कि साहब वो दिन दूर नहीं है, जब शेख हसीना की तरह यहां भी पीएम हाउस पर लोग धावा बोल देंगे। ये कहते हैं कि साहब श्रीलंका में ऐसा हो चुका है और अब बांग्लादेश में हुआ है। सलमान खुर्शीद ने कुछ दिन पहले एक बुक लॉन्च के समय क्या कहा था? इन्होंने एक तरीके से धमकी दी वहां पर और उन्होंने कहा कि कश्मीर में सब सामान्य लग सकता है,
दिल्ली में भी सब सामान्य दिखाई दे रहा है। चुनाव नतीजों के बाद भी दिल्ली में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि सतह के नीचे जो हालात हैं, वो कुछ और हैं। यानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सलमान खुर्शीद कि लोग चुप हैं, पर नीचे ही नीचे कुछ खदबदा रहा है। ये कहते हैं कि साहब, बांग्लादेश में जो हो रहा है, यहाँ भी हो सकता है। हमारे देश का जो विस्तृत भूभाग है, बांग्लादेश और श्रीलंका के मुकाबले, तो ऐसी घटनाएँ होने में जो विस्तृत भूभाग है, वो बाधक है। मतलब इस तरह की घटनाएँ भारत में होने से रोकता है, चूँकि भारत बहुत विशाल भू-क्षेत्र है। और ये तीनों नेता कांग्रेस के सोशल मीडिया पर जो बयानबाज़ी करते हैं, लाठियाँ भांजते रहते हैं, जो अपने फ्रस्ट्रेशंस निकालते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। और ये फ्रस्ट्रेशंस क्यों निकलते हैं? क्योंकि निरंतरता में 1960-62 के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश की कमान सौंपी है भारत की जनता ने। उस तथ्य को हम छोड़ दें कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी को इंडिपेंडेंटली बहुमत मिला और तीसरी बार 240 उसकी आई। लेकिन एनडीए जो घटक दल उसके सहयोगी हैं, उन सबको मिलाकर के तो 300 के आसपास इनकी सीटें हैं और ना प्रधानमंत्री बनने में कोई बाधा थी, ना हुई। ये अलग बात है कि शुरू में इन लोगों को बड़ी भारी गलतफ़हमी हो गई थी कि साहब नरेंद्र मोदी हार गए हैं और हम जीत गए हैं। तो जो कांग्रेस के नेताओं की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, एक तो स्पष्ट तौर पर उनकी कुंठा, उनकी हताशा, निराशा। लगातार 3 बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और विपक्षी दलों का रिजेक्शन, तो कई बार आदमी हिल जाता है और फिर हिल जाता है तो इसी तरह की अड़गम-बड़गम जो है बातें करनी शुरू करता है कि साहब बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, वही हिंदुस्तान में हो सकता है। ये भूल जाते हैं श्रीलंका में क्या हालात थे, कौन लोग थे और वहाँ की जो आबादी है वो कितनी सिंघली और तमिल और दूसरे वो कितनी-कितनी तादाद में हैं। बांग्लादेश में तो मेजॉरिटी ज़ाहिर है, मुसलमानों की है और कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी से लेकर के तमाम खालिदा जिया के जितने समर्थक हैं, बीएनपी और सारे वो उनका जो रवैया है और पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी, डीप स्टेट जिसको कहते हैं और अमेरिका का जो सीआईए है उसका खेल, क्योंकि वो शेख हसीना को पसंद नहीं करते थे। तो इस सब के चलते लोगों को भड़काया गया, वहाँ पर ये हो गया, श्रीलंका में ये हो गया। लेकिन भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी में भी, पुलिस में भी, प्रशासन में भी, सेना में भी, अर्धसैनिक बलों में भी और अलग-अलग राज्यों की जो फ़ोर्स है, पुलिस है, वहाँ भी बहुसंख्यक हिंदू हैं। कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, जहाँ से अब हिंदू पलायित हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के मेघालय, मणिपुर, कई स्टेट हैं अब, जहाँ हिंदू न्यूनतम नाम मात्र के हैं। पर पूरे देश की जब बात करते हैं, तो बहुसंख्यक हिंदू हैं। अफ़सर, नौकरशाही, उसमें हिंदुओं की बहुतायत है। जजेस, उनमें हिंदू, उनका प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो ऐसे में जो लोग ख्वाब देखते हैं कि भारत में भी श्रीलंका और बांग्लादेश दोहराया जा सकता है, वो किसी बहुत बड़ी गलतफ़हमी के शिकार हैं। तो ये जो
लोगों को उकसाने की, भड़काने की, अराजकता पैदा करने की जो प्रवृत्ति है इनकी, अलग-अलग मुद्दों को लेकर के, सीएए को लेकर के भी, जीएसटी को लेकर के भी, विमुद्रीकरण को लेकर के भी, 3 कृषि कानूनों को लेकर के भी, मतलब इतने मुद्दों पर इन्होंने लोगों को भड़काने और उकसाने का काम किया है कि किसी तरीके से लोग सड़कों पर निकल आएँ, एक अराजकता का, दंगे का माहौल बन जाए और फिर इसको ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुनाएँ या फैलाएँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से बदनाम करें और जो लेजिटिमेसी है, जो मान्यता है लोगों की और जो भरोसा है लोगों का, वो किसी तरीके से भंग किया जाए। ये सब तौर तरीके होते हैं। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना को इस्तीफ़ा देकर के भारत में शरण लेनी पड़ी 5 अगस्त से, वहाँ लगातार हिंदुओं के घर, उनके प्रतिष्ठान जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, फूँके जा रहे हैं। उनकी स्त्रियों की अस्मत पर हाथ डाला जा रहा है। उनके साथ अपहरण के बाद रेप किए जा रहे हैं और हिंदुओं की वहाँ बहुत बुरी हालत है। कई हिंदू गाँवों पर, मंदिरों पर अटैक हुए हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरा विपक्ष इंक्लूडिंग कांग्रेस चुप्पी साधे बैठा है। मोहम्मद यूनुस जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, शेख हसीना की जगह उनको बृहस्पतिवार शाम को कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर ढाका में शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको संदेश भेजा और इस संदेश में उन्होंने ये कहा है कि साहब भारत जो है वो शांति, सुरक्षा और विकास चाहता है और दोनों देशों की जो साझा आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और ये कहा कि हिंदुओं सहित सबकी सुरक्षा और रक्षा और जल्दी से जल्दी स्थिति बहाल हो। इसमें आप तीसरी लाइन में देख रहे होंगे, प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज एंड ऑल अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उन पर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 9:18 पर ये ट्वीट किया। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। ये कब का है? 8 अगस्त का ही रात को 10:55 का। प्रधानमंत्री ने 9:18 पर किया, इन्होंने 10:55 पर किया। लेकिन इस 3 लाइन के इनके संदेश में कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ए स्विफ्ट restoration of peace and normalcy is the need of the hour। बस इतना इन्होंने कह करके अपना बधाई संदेश खत्म कर दिया और ये एक्चुअल में बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले भारत पर शासन करने का सपना देख रहे हैं। और जिस तरीके से शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी है, जिन स्थितियों परिस्थितियों में 84 साल के नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को वहाँ का कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जो अमेरिका के नज़दीक हैं और जो वहाँ तोड़-फोड़, हिंसा, अराजकता पैदा कर रहे थे, उनकी पसंद है। तो ऐसे में बांग्लादेश में जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उनको ये किस तरीके से मामूल पर लाएँगे, शांति बहाल करेंगे, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसा ये कर पाएँगे, ये देखना भी थोड़ा दिलचस्प होगा और जो भारत की चिंताएँ हैं, उनको ये किस तरीके से एड्रेस करते हैं,
ज़रा ये भी देखना होगा, क्योंकि इनकी विचारधारा भी वही वामपंथी ही है और ये पसंद भी उन्हीं के हैं, जमात-ए-इस्लामी, स्टूडेंट्स लीडर, अमेरिका और तमाम वो फोर्सेस। और कोविड काल में राहुल गांधी ने जो इंटरव्यूज की सीरीज चलाई थी अर्थव्यवस्था को लेकर के और दूसरे मुद्दों को लेकर के, मोहम्मद यूनुस का भी इंटरव्यू राहुल गांधी ने अपने चैनल पर प्रसारित किया था। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के अलग-अलग नेताओं के बयान आते हैं और ये लोग इस तरह की बातें करते हैं कि साहब बड़ी सिमिलरिटी है भारत और बांग्लादेश में स्थितियों परिस्थितियों में, और यहाँ भी इसी तरह के हालात पैदा हो सकते हैं अगर इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। इसका सीधा-सा अर्थ ये है कि 3-3 बार का रिजेक्शन और अलग-अलग राज्यों में इनकी निरंतर हार, ये शो करती है कि ये पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुके हैं। इनको लगता है कि चुनी हुई सरकार, चुने हुए प्रधानमंत्री को अस्थिर करने के लिए जो मॉडल बांग्लादेश में अपनाया गया है, वो ये भारत में भी अपना सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। हालाँकि इसके लिए उनको बहुत सारे लोगों की आलोचना का सामना भी करना पड़ता है कि साहब ये तो खुला विद्रोह करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं और फिर भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही हैं, इनको उठा कर के जेल में नहीं डाला जा रहा है। पर अतीत की कई ऐसी घटनाएँ हैं साहब, जब किसी को उठा कर के जेल में डाला गया और फिर जनता ने उसे ही हीरो बना दिया। कांग्रेस के नेताओं के ये बयान क्या शो करते हैं? क्या उनकी अपनी इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? या कहीं से दिशा निर्देश प्राप्त कर रहे हैं या ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं इस तरह की बयानबाजी के लिए? हमें ये नहीं भूलना चाहिए, चुनाव के समय राहुल गांधी ने भी एकाधिक बार ये धमकी दी थी कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो संविधान में बदलाव करते हैं, संविधान को बदलते हैं, तो मेरी बात याद रखना, पूरे देश में आग लगेगी। ये बयान राहुल गांधी का था। 18वीं लोकसभा के शुरुआत से ही वह जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी, उससे भी ऐसा ही लगता है। अभी हाल में उन्होंने उन आंदोलनजीवियों से 2-3 बार मुलाकात की है, जो 13 महीने यहाँ दिल्ली को घेर करके आंदोलन चला चुके हैं। पंजाब में भी अराजकता की स्थिति पैदा कर चुके शंभू बॉर्डर पर, और कुछ दूसरे लोगों से भी राहुल गांधी की गुपचुप मुलाकातें हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो पकाया जा रहा है। तो ऐसे में इस लोगों को कैसे निपटा जाए, इनसे कैसे इनको एड्रेस किया जाए, समस्या है। लेकिन इस समस्या को कैसे एड्रेस किया जाए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं और समय आने पर संभवतः इन सारे सवालों का जवाब भी उनकी तरफ से ज़रूर आएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।